मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मैंने बताया था कि दो 4 बिट नंबर्स को कंपेयर करके उनके दरमियान रिलेशनशिप बताता है कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं या उन दोनों में से कौन सा बड़ा है। उसके बाद आते हैं इनकोडर्स और डिकोडर्स। तो पहले डिकोडर करते हैं। डिकोडर जो है वो बाइनरी की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डिकोड करके डेसिमल में कन्वर्ट करता है, और इनकोडर इसका उलट करेगा, वो डेसिमल से बाइनरी में इनकोड करके देगा। तो डिकोडर बेसिकली बाइनरी से इंफॉर्मेशन डेसिमल में कन्वर्ट करके देता है। कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो बाइनरी बिट्स हैं x0 और x1, ठीक है, तो इनके 4 कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो मतलब 0 से लेके 3 तक की बाइनरी होगी। अगर हम यहाँ पे 0 0 इनपुट देंगे तो 0 0 इनपुट के लिए क्या होगा, पहली जो आउटपुट जो इसकी डी नॉट है ये आउटपुट 1 हो जाएगी, और इस 1 होने से इस सर्किट को ऑन हो जाना चाहिए, तो ये 0 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 की बाइनरी देते हैं तो 1 से ये ऑन हो जाना चाहिए। हम जब 1 की इनपुट देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, तो इससे ये 1 जो है वो इस लाइट बल्ब को ऑन कर देगा, तो यहाँ 1 डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2 की बाइनरी देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, और इस 1 की वजह से ये ऑन हो जाएगा। और इस तरह से 3 की बाइनरी पे ये थर्ड जो है ये ऑन हो जाना चाहिए, और यहाँ पे 3 की हमारे पास बाइनरी की वजह से ये 3 वाला ऑन हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक ऑन होगा, 0 पे या 1। 0 पे ये ऑन होगा, 1 पे ये ऑन होगा, 2 की बाइनरी पे ये ऑन होगा, 3 की बाइनरी पे ये ऑन होगा। तो ये हम 2 to 4 लाइन डिकोडर है। इनपुट 2 है और आउटपुट जो है वो 4 है। तो ये 2 to 4 लाइन डिकोडर की जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस तरह से होगी कि ये दोनों इनपुट्स जो हैं, यहाँ पे आप I0 और I1 पे इनपुट्स अप्लाई करोगे और आउटपुट Y0, Y1, Y2 और Y3 होंगी। तो Y0 का मतलब है यहाँ 0 की बाइनरी पे Y0 1 हो जाएगा, और 1 की बाइनरी पे Y1 और Y2 और Y3 जो है वो 3 की बाइनरी पे ऑन हो जाएगा। तो इसका सर्किट किस तरह से बनेगा, अब आप देखो, जब आप यहाँ 0 0 अप्लाई करोगे तो उस वक्त Y0 ने ऑन होना है इसने। तो ये जो 0 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो इन्वर्टर के जरिए हम दोनों को 1 करेंगे, और वो 1 इस एंड गेट के आउटपुट बनाएंगे, तो इसकी आउटपुट यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो 0 0 पे ये एंड गेट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, क्योंकि इसको डायरेक्ट 0 जा रहा है, और ये इसको डायरेक्ट 0 जा रहा है, और इसको डायरेक्ट 0 जा रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ 0 0 अप्लाई करोगे तो वो 0 इसको और इसको डायरेक्ट जा रहा है, और यहाँ पे जो 0 है वो भी इसको इसको और इस गेट को डायरेक्ट जा रहा है। तो ऊपर वाले तीनों जो गेट्स हैं एंड गेट्स, उनकी एक एक इनपुट कम से कम एक एक इनपुट 0 है, जिसकी वजह से ये तीनों आउटपुट्स 0 हो जाएंगी, और इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्टर उन 0 0 को 1 कर देंगे, तो इसकी आउटपुट Y0 की 1 होगी। तो बेसिकली करना क्या होगा, जब इनपुट 0 होगी उसको पहले हम इन्वर्टर में से पास करके 1 करेंगे, और फिर वो एंड गेट पे इस अप्लाई कर देंगे। 0 के लिए इस एंड गेट पे इस एंड गेट की आउटपुट 1 आनी चाहिए, और 1 के लिए इसकी 1 आनी चाहिए, 2 पे इसकी 1 आनी चाहिए, और 3 पे इसकी 1 आनी चाहिए। तो जो इसकी जो इनपुट्स हैं वो 0 0, क्योंकि इसने 0 0 पे ऑन होना है, तो 0 0 की वजह से इसकी जो इनपुट्स दोनों है वो इन्वर्टर में से पास होंगी। जैसे ये इन्वर्टर में से पास हो रही है और ये इन्वर्टर में से पास हो रही है। Y1 के लिए I1 जो है वो इन्वर्टर में से पास होके आएगा। ये इन्वर्टर में से पास होके इसकी इनपुट ये आ रही है, और दूसरी डायरेक्ट आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है। और 2 के लिए I0 जो है वो इन्वर्टर में से पास होके पहले 1 बनेगा, तो इसलिए इसकी जो इनपुट है वो I0 इन्वर्टर में से पास होगी। तो ये I0 इन्वर्टर में से पास होके आ रही है, ये 1 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा I1 वाला, और इस तरह से 1 1 जो है वो दोनों ही डायरेक्ट आ जाएंगी। तो इसकी जो इनपुट्स हैं वो दोनों डायरेक्ट आ रही हैं, ये वाली भी और ये नीचे वाली भी। तो आपको अगर डिकोडर बनाना है तो 2 to 4 के लिए आप क्या करेंगे,
कि 2 सेलेक्टर लाइंस होंगी, ये वाली इनपुट लाइंस होंगी और 4 आउटपुट लाइंस होंगी। और अगर आपको 3 इनपुट वाला बनाना है तो 3 इनपुट लाइंस होंगी और 8 आउटपुट लाइंस होंगी। तो इनका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वाई नाट का I1 आई नाट और I1 का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा आई नाट, सॉरी ये वाई नाट 1 कब होगा, जब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट आएगा, आई नाट और I1 का। तो ये Y1 इज इक्वल टू आई नाट I1 का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से Y1 जो है वो I1 का कॉम्प्लीमेंट और आई नाट का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसलिए ये Y1 जो है वो I1 का कॉम्प्लीमेंट है लेकिन आई नाट का नहीं है। और Y2 में आई नाट का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला, और Y3 में किसी का नहीं होगा। ये 2 to 4 लाइन डिकोडर था। अगर आपको 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाना है, उसमें 3 इनपुट्स होंगी और 8 आउटपुट्स होंगी 0 से लेके 7 तक। तो 0 की बाइनरी पे ये 1 होगी और 1 की बाइनरी पे ये, और इस तरह से जब आप यहाँ 7 की बाइनरी दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो जिस नंबर की भी बाइनरी होगी वो करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0 होंगी। अब इसका सर्किट किस तरह से बनेगा कि वो मैंने बताया था कि टेबल में आप देखेंगे कि वाई नाट जो है वो तब 1 होता है जब ये तीनों इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पे 0 होंगी, 0 0 0 पे इसमें 1 होना है। तो जो भी इनपुट 0 होगी उसको पहले आपने इन्वर्टर में से पास करके 1 करके उस एंड गेट की इनपुट बना देना है। तो अब चूंकि इसमें तीनों ही इनपुट 0 होती हैं तो तीनों को इन्वर्टर में से पास किया है हमने, कम्प्लीमेंट लिए हैं। अब इसमें 0 0 1 तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होगी, इसमें 0 1 0 तो ये जो 0 वाली जगह पे आती है वो कॉम्प्लीमेंट होंगी, और ये 0 1 1 तो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 1 0 0 4 की बाइनरी तो इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 5 की बाइनरी में ये 0 होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 6 की बाइनरी में ये 0 होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और 7 की बाइनरी में ये तीनों 1 होते हैं, इसलिए किसी को भी हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है। डिकोडर बनाने के लिए हम जो भी इनपुट 0 होगी उसको इन्वर्टर में से पास करेंगे, और जो इनपुट 0 नहीं होगी 1 होगी उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो ये 0 0 0 के लिए और ये 1 1 के लिए। तो ये इस तरह से हमें जितनी आउटपुट्स होंगी उतने एंड गेट्स यूज़ करने हैं। और अगर हमें 4 to 16 बनाना है तो हमें 16 4 इनपुट वाले गेट यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 4 इन्वर्टर लगाएंगे। इसी तरह से ही जैसे हमने ये बनाया है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर डिकोडर के साथ एक स्पेशल इनपुट भी हम यूज़ कर लें जिसको इनेबल कहते हैं। इनेबल क्या करेगा कि जब इस पे हम 0 अप्लाई करेंगे तो सारे एंड गेट्स जो आउटपुट पे लगे हुए हैं सबको डिसेबल, ये सब की एक एक इनपुट बनेगा इनेबल। इस तरह से कि ये सबकी इनपुट एक एक बनेगा। जब इस पे 0 अप्लाई करेंगे तो सारे एंड गेट्स की एक एक इनपुट 0 होगी, तो सारे एंड गेट्स की आउटपुट 0 होगी, सर्किट डिसेबल हो जाएगा। और जब यहाँ 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ 1 अप्लाई करेंगे तो इन सब की एक एक इनपुट 1 हो जाएगी, और दूसरी दो दो जो इनपुट्स हैं उन पे डिपेंड करेगा कि हम इन दोनों पे क्या अप्लाई करें। 0 0 पे ये ऑन हो जाएगा, 0 1 पे ये, 1 0 पे ये और 1 1 पे ये ऑन हो जाएगा। इसलिए टेबल में ये बता रहा है कि जब इनेबल पे 0 होगा तो इन पे कुछ भी हो आउटपुट 0 होंगी, लेकिन इनेबल पे 1 होने की सूरत में इन पे डिपेंड करेगा। 0 0 पे ये 1 होगा, 0 1 पे ये 1 होगा, और 1 0 पे Y2 1 हो जाएगा, और 1 1 पे Y3 1 हो जाएगा। तो अब ये इनेबल वाली इनपुट जो है वो पूरे सर्किट को इनेबल डिसेबल करने के लिए यूज होती है। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो हमारे पास 2 इनपुट वाले इनकोडर्स हैं, और उनको हम उनसे 2 यूज़ करके हम 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनेबल वाली जो ऑप्शन है उसको यूटिलाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इन दोनों को, ये जो इनेबल वाली इनपुट्स हैं, जब हम यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो 0 से क्या होगा, उस 0 की वजह से इस पे डायरेक्टली 0 अप्लाई हो रहा होगा और ये इन्वर्टर के थ्रू 1 हो जाएगा। तो ये इनेबल हो जाएगा, ये डिसेबल होगा। 0 पे नीचे वाला इनेबल होगा
तो आउटपुट जो है Y0, Y1, Y2 और Y3 इन दोनों पे डिपेंड करते हुए I0 और I1 ये जो इनपुट्स हैं इन पे डिपेंड करते हुए कौन सी ऑन होती है वो इन चारों में से कोई एक होगी। तो इन चारों पे डिपेंड करते हुए 0 0 पे ये Y0 और 0 1 पे Y1 और 1 0 पे Y2 और 1 1 पे Y3 ऑन हो जाएगा। इस तरह से यही जो चार का कम्बिनेशन है वो नीचे भी है लेकिन उसके साथ 1 होता है। तो जब आप यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा और ये इन्वर्टर इसको डिसेबल कर देगा। तो फिर अगली इनेबल पे 1 अप्लाई करने से ये जो चार कम्बिनेशन है उनकी बेस पे हमारे पास Y4, Y5, Y6 और Y7 ऑन होंगे। तो इस तरह से हम इनेबल वाली अगर हमारे पास इनपुट की ऑप्शन है तो उसको यूज़ करके दोनों में से किसी एक को इनेबल करते हैं, दूसरे को डिसेबल कर लेते हैं। तो दो को मिला के हम उसकी रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 3 to 8 लाइन डिकोडर हमारे पास बन जाता है। अच्छा, अब इनमें दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। एक्टिव हाई उसको कहते हैं कि जो इनको इन कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 देते हैं, और एक्टिव लो उनको कहते हैं जो इनको इन कॉम्बिनेशन एक्टिव हाई उनको कहते हैं जो इन कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 देते हैं, और एक्टिव लो उन इन डिकोडर को कहेंगे जिनकी आउटपुट 0 हो जाती हैं इन कॉम्बिनेशन पे। तो ये बेसिकली इनके आगे इन्वर्टर लगा होता है तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाती है। जैसे ये एंड गेट अगर होता तो ये एक्टिव हाई होता, और अगर नैंड गेट आप लगा देंगे तो वो नैंड गेट उनकी आउटपुट को 0 कर देगा। जिसकी आउटपुट आप 1 करना चाह रहे होंगे उसको वो 0 कर देगा, बाकी सबको 1 कर देगा। ये एक्टिव लो डिकोडर है। और एक्टिव हाई अगर आप बनाना चाहते हैं तो इन नैंड गेट की बजाय आप यहाँ पे एंड गेट यूज करेंगे। ये इनकी ब्लॉक डायग्राम आ जाएगी। एक्टिव हाई जो है उनकी आउटपुट 1 आनी चाहिए, और एक्टिव लो जो है उनकी आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट होके, मतलब यहाँ पे ये जो सर्कल आउटपुट पे लगाए गए हैं ये शो करते हैं कि ये एक्टिव लो डिकोडर है और ये एक्टिव हाई डिकोडर है। डिकोडर्स को यूज़ करते हुए हम सर्किट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली एग्जांपल है इसकी 5-3 थर्ड एग्जांपल है कि इसमें वो ये बताता है कि आप इम्प्लीमेंट ए फुल एडर सर्किट विद ए डिकोडर एंड 2 आर गेट्स। फुल एडर को डिकोडर और 2 आर गेट से इम्प्लीमेंट करें। अब आपको पता है कि इसमें सम और कैरी होते हैं। सम वाली जो आउटपुट होती है वो इन जगहों पे 1 होती है, 1 2 4 7, और कैरी वाली जो है वो 3 5 6 7। तो सम वाली जो आउटपुट है वो हम इन मिन टर्म से लेंगे, मतलब आउटपुट जो है वो Y1, Y2, Y4 और Y7 से लेके आर गेट की इनपुट बना देंगे इस तरह से Y1, Y2, Y4 और Y7। इन चारों पे अगर 1 आएगा, कहीं पे भी 1 आएगा तो सम वाली आउटपुट ने 1 होना है। और कैरी में क्या होगा, 3 5 6 7। तो ये 3 पे और ये 5 पे और ये 6 पे और ये 7 पे। तो दूसरा आर गेट जो है उसकी चारों इनपुट जो है वो 3 5 6 7 से आ रही होंगी। तो उनमें कहीं पे भी 1 आएगा तो कैरी वाली आउटपुट ने 1 होना है। ये आप टेबल भी बना के देख सकते हैं कि ये जो सम वाली आउटपुट्स हैं वो 1 2 4 7 होती हैं, और कैरी वाली जो है वो 3 5 6 7 होंगी। तो इस तरह से आप 2 आर गेट्स यूज़ करते हुए और एक डिकोडर को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो भी आप इनपुट दोगे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक उसका सम क्या आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और इन तीनों इनपुट्स का कैरी क्या आएगा, आता है या नहीं, वो यहाँ पे 0 या 1 की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप नैंड गेट यूज़ करना चाहते हैं तो नैंड गेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको इन्वर्टर लगाना होंगे, और अगर आप एक्टिव लो डिकोडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर नैंड गेट यूज़ करेंगे, तो फिर आपको इनपुट पे इनकोडर नहीं लगाने होंगे। फिर आपको डायरेक्टली, क्योंकि ये ऑलरेडी लगे हुए हैं इन्वर्टर, एक्टिव लो में इन्वर्टर ऑलरेडी लगे होते हैं, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव हाई में यहाँ पे इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत होती है नैंड गेट की इनपुट से। ये नैंड गेट से इम्प्लीमेंटेशन है डिकोडर से आर गेट की। नेक्स्ट है इनकोडर्स। इनकोडर्स क्या करेंगे, जो डिकोडर करते हैं उसका उलट करेंगे।
डिकोडर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देते हैं और इनकोडर जो है वो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो बाइनरी डेसिमल होगा 0 1 2 3। यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 3। तो जब आप 0 यहाँ पे आप इनपुट 1 दोगे तो उससे क्या होगा 0 0 आउटपुट आनी चाहिए, और जब यहाँ पे 1 दोगे उस वक्त 0 1 आउटपुट आनी चाहिए, और यहाँ पे 1 देने से 1 0 और यहाँ पे 1 देने से 1 1। तो x नॉट पे जब आप 1 अप्लाई करोगे, पहली इनपुट पे जब आप 1 अप्लाई करोगे तो दोनों आउटपुट 0 0 होनी चाहिए। x 1 पे देंगे तो 1 की बाइनरी आपको आउटपुट पे मिलनी चाहिए 0 1, और जब आप इनपुट 1 2 पे देंगे तो आपको आउटपुट पे 2 की बाइनरी मिलनी चाहिए 1 0, और जब आप इनपुट 1 3 पे अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में आपको दोनों आउटपुट्स 1 1 मिलनी चाहिए। तो एट ए टाइम आप किसी एक इनपुट पे 1 अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा इनपुट पे 1 अप्लाई नहीं कर सकते इनकोडर पे। और अगर आपको 3 आउटपुट वाला इनकोडर बनाना है तो वो क्या करेगा 0 से लेके 7 तक जो डेसिमल इनपुट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, उनकी बाइनरी 3 बिट की फॉर्म में देगा। तो जब आप आई नॉट पे 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे तीनों आउटपुट्स जो हैं वो 0 0 0 हो जानी चाहिए, और I1 पे 1 की बाइनरी मिलेगी, I2 पे 2 की बाइनरी मिलेगी एंड सो ऑन। इस तरह से जब आप 6 पे 1 अप्लाई करोगे तो 6 की बाइनरी आउटपुट में मिलेगी, 7 पे 1 अप्लाई करोगे तो 7 की बाइनरी 1 1 1 मिलेगी। ये वाई नॉट जो है वो इधर है और Y2 इधर है। तो जब आप 6 यहाँ पे इनपुट अप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ 1 और ये 1। तो ये आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर भी बन जाएगा कि आप यहाँ पे 0 से लेके 7 तक की जो सिंबल्स हैं जो ऑक्टल में यूज़ होती हैं उनमें से किसी एक की इनपुट अप्लाई करेंगे तो वो उसको करस्पॉन्डिंग बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो अगर आप सर्किट से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सर्किट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे वाई नॉट कहाँ कहाँ 1 है। वाई नॉट जो है वो 1 0, ये देखें ना, 1 पे 3 पे 5 पे और 7 पे 1 3 5 7। तो वाई नॉट जो है वो 1 3 5 7 इन तीनों को में से कहीं पे भी 1 आएगा तो वाई नॉट ने 1 होना है। तो एक आर गेट जो वाई नॉट वाला है उसकी इनपुट्स होंगी I1 I3 I5 I7। तो ये I1 आ गई, ये I3 आ गई, और ये वाली इनपुट जो है I5 आ जाएगी, और ये चौथी इनपुट जो है ये I7 आ जाएगी। इसी तरह से Y1 के लिए जो इनपुट्स होंगी वो यहाँ से टेबल से आप देखेंगे कि 0 1 2 3 है और 6 7 है। तो ये वाली 2 से, ये 3 से, और ये वाली 6 से, और ये वाली 7 से इनपुट आ रही है। इस तरह से Y2 जो है वो 4 5 6 7 है, तो ऊपर वाली चारों जो है वो इसकी इनपुट बन जाएगी। ये 4 आ गई, ये 5 आ गई, और ये 6 आ गई, और ये 7 आ गई। तो इस तरह से 3 आर गेट्स यूज़ करते हुए आप इनकोडर बना सकते हैं। अब इनकोडर क्या करेगा, ये 0 से लेके 7 तक की जो डेसिमल्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके देगा। और अगर आपको वापस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते, आप कुछ करने की ज़रूरत है, तो फिर आप डिकोडर यूज़ करोगे और डिकोडर उस बाइनरी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके दे देगा। इनमें से आप जिस पे भी आप जो भी स्विच ऑन करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वाला स्विच भी ऑन हो जाएगा। मतलब आप 6 को ऑन करते हैं, यहाँ पे भी 6 ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 को ऑन करते हैं, यहाँ पे भी 2 ऑन हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे उसकी बाइनरी इन लाइनों पे आएगी, और वो लाइनें इसकी इनपुट हैं, तो ये आउट दोबारा से उनको कन्वर्ट करके डेसिमल में दे देगा, और ये आपको ये डेसिमल टू बाइनरी और फिर ये बाइनरी टू डेसिमल वापस कन्वर्ट करके दे देगा। इससे आगे है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं उनका मकसद होता है ज़्यादा लाइनों से डेटा एक लाइन पे ट्रांसफ़र करना। जैसे ये 5 रोड हैं, 5 पैरेलल रोड आ रहे हैं, और उसके बाद आगे कोई एक पुल आ जाता है, तो उससे क्या होगा, एट ए टाइम कोई एक कार जो है वो आगे उस एक सिंगल पुल
सिंगल लाइन वाला पोल जो है उसमें से पास कर सकेगी। तो ये पास करेगी, ये करेगी, ये करेगी या ये करेगी, वो डिपेंड करेगा कि हम किसको इनेबल करते हैं। अब इस सिचुएशन में इसको इनेबल किया है तो ये जो इसके साथ ये वाली इसमें से पास करेगी। जब इसको इनेबल करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसको इनेबल करेंगे तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसको इनेबल करेंगे तो ये इसके साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है कि एट ए टाइम हम किसी एक को सर्व कर रहे होते हैं जबकि बाकी को वेट करना पड़ता है। और मल्टीप्लेक्सर यूज़ होते हैं एक्सचेंज में, जो टेलीफोन एक्सचेंज है उनमें यूज़ होते हैं कि जो सिटी से लाइनें ये आ रही होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और एक्सचेंज जो एक्सचेंज में आ रही है ना, तो अब ये जो एक्सचेंज है वो आगे जो ट्रांसफ़र करती है अदर सिटीज़ में, तो वहाँ पे कम लाइनें होती हैं। तो वो क्या करती है एक्सचेंज, वो इनको मल्टीप्लेक्सर के ज़रिए इनको इस लाइन से जो आउट ऑफ सिटी लाइनें होती हैं उनके साथ कनेक्ट करती हैं। और अगर वो सारी की सारी लाइनें बिजी हों तो फिर आपको होल्ड वो वेट करवा दिया जाता है, फिर आपकी जो लाइन है वो कनेक्ट नहीं हो पाती, आपको वेट करना पड़ता है जब तक कोई लाइन फ्री नहीं होती। ये ज़्यादा लाइनों से डेटा एक लाइन पर राउट करता है, और ये सर्किट हम बनाएंगे किस तरह से वो हम देखते हैं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ज़्यादा लाइनें हैं I0, I1, I2 और I3। तो एट ए टाइम किसी एक इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं इन सेलेक्टर्स के जरिए। डिपेंड करता है कि इन सेलेक्टर्स पे हमने क्या अप्लाई किया है। 0 0 अप्लाई किया है पहली लाइन के साथ, पहली लाइन जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। 0 1 अप्लाई किया सिलेक्टर पे तो I1 जो है वो Y के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये वाला जो कनेक्शन है वो इधर इसके साथ हो जाएगा। और I2 कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे सिलेक्टर्स पे 1 0 अप्लाई करना है, और I3 के लिए यहाँ 1 1 अप्लाई करेंगे। तो इसका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि अगर आपको दो लाइनें कनेक्ट करनी है तो यहाँ 0 अप्लाई करेंगे। तो जब आप यहाँ 0 अप्लाई करेंगे, मसलन एस पे सिलेक्टर पे जब आप 0 अप्लाई करते हैं तो 0 से ये डिसेबल हो जाता है, ये इनेबल हो जाता है। तो ये I0 जो है इस आर एंड गेट में से पास होके, आर में से पास होके Y के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जब आप यहाँ 1 अप्लाई करते हैं तो ये जो इन्वर्टर है ये एंड गेट को डिसेबल कर देगा, I0 डिसेबल हो जाएगा, आउटपुट पे नहीं जाएगा। I1 जो है वो यहाँ पे 1 होने की वजह से इनेबल हो जाएगा। तो I1 पे अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगी, I1 पे 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। तो ये 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है। और अगर आप 4 to 1 लाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनपुट्स 4 होंगी, 2 सेलेक्टर्स होंगे और एक आउटपुट। तो जब आप यहाँ 0 0 अप्लाई करेंगे तो Y0 कनेक्ट होगा इसके साथ। तो क्या करना होगा, जहाँ पे भी इनपुट 0 होंगी वो इन्वर्टर में से पास होंगी, और जहाँ पे इनपुट मतलब 0 0 पे 0 0 पे ये I0 सेलेक्ट होगा, 0 1 पे ये सिलेक्ट होगा, और 1 0 पे ये सिलेक्ट होगा, 1 1 पे ये सिलेक्ट होगा। क्योंकि 1 1 पे क्या होगा, ये 1 डायरेक्ट जा रहा है, ये 1 डायरेक्ट जा रहा है, और यहाँ पे अगर 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। और बाकी सूरतों में क्या होगा कि जो भी बाइनरी आप यहाँ पे अप्लाई होगी करोगे उसकी बेस पे जो वो पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो इस तरह से एक लाइन जो है उसको, एक आउटपुट लाइन के इनपुट में पे ज़्यादा लाइंस होती हैं, उनमें से किसी एक लाइन को आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, सेलेक्टर पे वो पर्टिकुलर कोड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो वो कनेक्ट हो जाती हैं आपस में। ये क्वाड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। क्वाड का मतलब है 4 इनपुट वाले, कि ये 4 इनपुट्स हैं, 4 नंबर के 4 बिट्स के 2 नंबर हैं ए और बी। तो आप ए को इन आउटपुट Y0 Y1 Y2 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, चारों ए की चारों बिट्स को कनेक्ट करेंगे, ए की चारों बिट्स को कनेक्ट करेंगे या बी की चारों बिट्स को कनेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि जब आप यहाँ पे सेलेक्टर पे 0 अप्लाई करोगे तो इन्वर्टर उसको 1 करेगा। तो इन चारों ऊपर वाले जो एंड गेट्स हैं उनकी एक एक इनपुट 1 हुई, और इनेबल पे 1 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इनेबल पे 1 नहीं है, 0 है, तो ये सारे गेट्स डिसेबल हो जाएंगे, आउटपुट इनपुट्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन नहीं रहेगा।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको इनेबल करना है, यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे और फिर सिलेक्टर जो है वो ऊपर वाले 4 को 0 पे सिलेक्ट करेगा इन्वर्टर के थ्रू और नीचे वाले 4 को 1 पे सिलेक्ट करेगा। और ये इन्वर्टर उस वक्त जब यहाँ 1 अप्लाई करेंगे तो ये इन्वर्टर इन चारों ऊपर वालों को डिसेबल कर देगा, नीचे वाले जो 4 हैं वो डायरेक्टली उन पे 1 अप्लाई हो रहा है इसलिए वो इनेबल हो जाएंगे। और ये जो बी वाली इनपुट्स हैं ये वाई वाली आउटपुट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो 0 पे ए वाली इनपुट्स वाई के साथ कनेक्ट होंगी और 1 पे बी वाली इनपुट्स हैं वो वाई के साथ कनेक्ट होंगी। इस तरह से आप 4 इनपुट्स वाले दो नंबर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्वाड टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर केस 3 है ये इसकी। ये अगर आपके पास दो इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर हैं तो उनको भी इस तरह से सीरीज में जोड़ सकते हैं कि सिलेक्टर जो हैं वो जो भी है उसकी सब की तारें आपस में जोड़ देंगे, वो सारे कॉमन कर लेंगे। 0 अप्लाई करेंगे तो x3 जो है वो आउटपुट पे जा रहा होगा, 1 अप्लाई करेंगे तो y 0 पे सारे x जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और 1 जब आप s पे अप्लाई करोगे तो ये सारे y जो हैं ये आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये 4 लाइन टू 4 लाइन मल्टीप्लेक्सर है कि 4 लाइन का सेट नीचे वाला अप्लाई करते हैं या ऊपर वाला आउटपुट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप इनेबल करने के बाद सर्किट को सिलेक्टर पे 0 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं। 0 पे ऊपर वाले 4 जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे और 1 पे नीचे वाले 4 कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो इसमें बुक में जो डायग्राम दी है उसमें ये 2 इन्वर्टर एक्स्ट्रा लगे हैं और इनका फंक्शन ये बेसिकली एक आईसी की डायग्राम दी है कि आईसी के अंदर ये सारा सर्किट बना हुआ है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा उलट कर देगा ना, जब आप यहाँ पे 0 दोगे, जब आप 0 दोगे इनेबल पे, बेसिकली देखो ये जो इन्वर्टर है ये क्या करेगा, जब आप यहाँ 0 दोगे तो वो 0 1 हो जाएगा, ऊपर वाले 4 इनेबल होंगे जब, और उस 0 की वजह से ये इन्वर्टर 1 कर देगा, इनको डिसेबल कर देगा। तो जब आप यहाँ 1 दोगे तो ये इन्वर्टर उस 1 को 0 करके इन 4 को डिसेबल करेगा और ये 0 इस इन्वर्टर के जरिए 1 हो गए, यहाँ इनको इनेबल कर देगा। अब इनेबल जो है उस पर 0 अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे इन सर्किट्स जो हैं वो ये सारे के सारे चारों गेट्स इनेबल होंगे। पिछले में 1 पे इनेबल होते थे, इसमें चूंकि आगे इन्वर्टर लगा हुआ है तो ये 0 पे इनेबल करेगा। तो जो काम 0 पे होना होता है उस इनपुट पे बार लगाई जाती है, ऐसे जैसे ई के ऊपर ये बार लगाई है तो इसका ये मतलब है कि जब आप 0 अप्लाई करोगे तो ये सर्किट इनेबल होगा। जबकि पिछली डायग्राम में आप देखें कि ई के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब है कि ये 1 पे इनेबल करती है और 0 पे डिसेबल करती है। अब इस सर्किट में इसके ऊपर बार लगा है तो बार का मतलब यह है कि ये 0 पे इनेबल करेगा, 1 पे डिसेबल कर देगा। ये इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें भी ई के ऊपर बार का यही मतलब है। ये सर्कल भी ये शो करता है कि यहाँ पे इनेबल पे 0 अप्लाई करना होगा तब ये सर्किट एक्टिवेट होगा, अदरवाइज डीएक्टिवेट हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सर यूज करते हुए हम सर्किट्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक फंक्शन दिया हुआ है 2 इनपुट वाला, 2 वेरिएबल वाला, ये 0 1 और 3 पे। तो एफ की आउटपुट 1 कब है, 0 1 और 3 पे। तो 2 सिलेक्टर वाला मल्टीप्लेक्सर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप ये I0 I1 I2 और I3 पे ये आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। ये जो इनपुट्स हैं वो सिलेक्टर पे अप्लाई करेंगे और ये जो एफ वाली इनपुट्स हैं ये आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब सिलेक्टर पे आप 0 0 दोगे तो ये पहला 1 है ये आउटपुट पे जा रहा होगा। 0 0 पे पहला 1 I0 वाला जो है वो F पे जा रहा होगा और 0 1 पे ये I1 वाला जाएगा और 1 0 पे ये 0 जाएगा और 1 1 पे ये वाला 1 आउटपुट पे जाएगा। इस तरह से आप 2 सिलेक्टर वाला मल्टीप्लेक्सर भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं। वो मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ कि सिंगल कैसे लगाएंगे। जैसे ये आपके पास 3 इनपुट वेरिएबल है f और ये वो कह रहा है कि 1 2 6 7 पे 1 है। ये 1 2 6 7 पे 1 है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप 3 सिलेक्टर वाला मल्टीप्लेक्सर लगाएं, उन पे ये XYZ इनपुट अप्लाई करें, इस तरह से XYZ यहाँ पे अप्लाई करें और सारा ये जो फंक्शन जो आउटपुट वाला है f ये आप यहाँ पे इन सारी इनपुट पे अप्लाई कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप
जो है दो इनपुट सेलेक्टर्स पे अप्लाई करें और तीसरी जो इनपुट है वो इन इनपुट लाइन पे अप्लाई करें। तो उसका क्या तरीका होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जब आप सेलेक्टर पे 0 0 अप्लाई करेंगे तो ये जो आई नाट है इस पे 0 होगा या 1 होगा। तो इसका मतलब है जो भी आप जेड पे अप्लाई करोगे तो आउटपुट 0 या 1 दोनों में से वो बेसिकली आउटपुट एग्जैक्टली जेड के इक्वल बनती है। ठीक है, तो इसलिए आई नाट जो है उस पर जेड अप्लाई कर देंगे। और दूसरे केस में जब आप 0 1 अप्लाई करोगे सिलेक्टर पे तो उस केस में जेड का ये कम्प्लीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे जेड का कम्प्लीमेंट अप्लाई करना होगा। और 1 0 के केस में क्या होता है, आउटपुट 0 हो रही है तो आप तीसरी I2 वाली इनपुट जो है वो 0 कर दोगे। और इस आखिरी केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों आउटपुट जो हैं वो 1 है, इसलिए जब सिलेक्टर पे ये अप्लाई करेंगे तो उन दोनों ही केसेस में आउटपुट जो है वो 1 होनी है, तो यहाँ पे 1 अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने फंक्शन वही फंक्शन था लेकिन हमने 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन पिछली एग्जांपल में हमने यहाँ पे क्या किया था, ये 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट किया। ये बड़ा मल्टीप्लेक्सर लगाया है लेकिन यही जो फंक्शन है ये हम छोटे मल्टीप्लेक्सर से इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप एक तो वो आप डायरेक्टली देख लेते हैं टेबल से, जैसे अभी हमने इसमें देखा है कि इन के केस में जो है ये z, और इन के केस में इसमें इसमें क्या है कि आप z जो है वो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं और सेलेक्टर्स पे xy अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप ये जो फंक्शन दिया है 0 1 1 1, ठीक है, फंक्शन ये दिया है 1 3 5 6, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, I0 I1 I2 और I3। तो उसके लिए आप ये तरतीब से लिख लेंगे ना, 0 1 0 1, तो ये आ गया 0 1 0 1। उसके बाद फिर 0 1, वो इसने क्या लिखा है, इसने ये वाले नंबर लिख लिए हैं जो कि उसके डेसिमल इक्विवेलेंट होते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7। ये पहले जो चार हैं उसमें आप देख रहे हैं ए 0 है, इसलिए यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट लिखा है कि 0 1 2 3 के साथ ए का कम्प्लीमेंट होता है और 4 5 6 7 के साथ ए होता है। तो ये ए जो है वो हम यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं और बी और सी जो है वो हम सेलेक्टर्स पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं होता कि ए ही यहाँ पे अप्लाई करें, अगर हम बी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बी के लिहाज से लिखना होगी। तो बी के लिहाज से हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको I0 I1 I2 और I3, I0 I1 I2 और I3 जो हैं उनके नीचे आप देखें बी, ये पहले दो 0 हैं उसके बाद दो 1 हैं। तो उसके लिए आप इस साइड पे यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी लिखोगे। तो पहले दो जो हैं 0 और 1 वो बी के कम्प्लीमेंट में आएंगे तो यहाँ 0 और 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 और 3 जो हैं ये वाले, इसमें दोनों 1 है, B1 है, इसलिए 2 और 3 यहाँ पे लिखे जाएंगे। 2 और 3 इसमें आप देखें इन दोनों में फ़र्क है कि इसमें 0 1 2 3 ऐसे ही लिखे गए थे, लेकिन जब B से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो पहले दो में 0 होने की वजह से वो 0 और 1 इधर लिखा जाएगा और ये जो 2 और 3 हैं ये 1 1 होने की वजह से B नीचे लिखे जाएंगे। फिर आगे दोबारा 0 0 होने की वजह से 4 और 5 इधर लिखे जाएंगे, 4 और 5, और आगे 1 1 होने की वजह से 6 और 7 इधर लिखे जाएंगे। अब अच्छा, ये जब नंबर लिख लिए, ये नंबर जहाँ पे बी जो है वो 0 1 और 4 और 5 पे, तो 0 1 4 5 हमने बी कम्प्लीमेंट के सामने लिख लिया और बाकी जो 1 थे वो 2 3 6 7 पे थे वो हमने बी के सामने लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये देखना है कि किन किन के आगे 1 है। ये 1 जिन जिन के आगे होगा उनको सर्कल कर लेंगे, 1 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे। ये दिया है ना 1 3 5 6, इनको सर्कल कर लेना है, तो इनको हम सर्कल कर लेंगे, 1 3 5 और 6 सर्कल कर लिया। अब
जिसमें दोनों में ही सर्कल नहीं है उसके नीचे 0 आएगा, और जिसमें दोनों में सर्कल है उसके नीचे 1 आएगा। जैसे इसमें देखें, इन दोनों में सर्कल नहीं था, 0 आया, इन दोनों में सर्कल है तो 1 आ गया। अब इसमें नीचे वाला जो सर्कल किया हुआ है तो वो बी के सामने है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। और इसमें यहाँ पे इसमें आगे वाले में 5 जो सर्कल है वो बी कंप्लीमेंट के आगे है, तो इसलिए यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब जब बी से आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप यहाँ पे इस बी की जगह पे ए लिखोगे, और इधर 0 1 और बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे बी और बी कंप्लीमेंट आ जाएगा इन दोनों की जगह पे। यहाँ पे ए फिर नहीं लिखा जाएगा, ए नीचे लिखा जाएगा सिलेक्टर पे, और बी कंप्लीमेंट जो है वो ऊपर इनपुट पे लिखा जाएगा। और यही अगर आप सी से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो सी से इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो आप इधर I0, I1, I2 और I3, इधर सी कंप्लीमेंट आ जाएगा और इधर सी आ जाएगा। तो सी में आप देख रहे हैं, सी में 0 1 0 1 होता है, ये 0 है पहला, उसके बाद फिर 1 है, ठीक है, फिर 0 1 है। तो इसको, इसमें जो 0 0 है, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये है 0 पे, 2 पे, 4 पे और 6 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 2 4 6, और बाकी पे 1 है, 0 1 3 5 और 7, इन पे 1 है। अब जिन जिन इनपुट पे ये जो दी हैं 1 3 5 6, ये जो फंक्शन दिया है इनको सर्कल कर लेंगे, 1 3 5 और 6 को, 1 को, 3 को, 5 को और 6 को सर्कल कर लेंगे। तो जो सर्कल अब जो सर्कल नीचे दिया होगा, नीचे वाली लाइन पे जो सर्कल आएगा उसमें सी आएगा, तो इसलिए इन पहले तीनों में सी सी और सी आएगा, और इसमें सर्कल ऊपर है सी कंप्लीमेंट के सामने, तो इसका सी कंप्लीमेंट आएगा। तो अब जब हम सी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमें सी से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमने देखा I0 और I1 I2 और I3 जो हैं इन पे क्या आ रहा है, सी 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 और सी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी 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 और सी कंप्लीमेंट, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे, सी 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 और सी कंप्लीमेंट आएगा। और इन दोनों सिलेक्टर्स पे हमें फिर क्या लिखना होगा, इस पहली लाइन के ऊपर ए लिखेंगे और नीचे वाली लाइन के ऊपर बी लिखेंगे। तो इस तरह से हम ए बी या सी किसी एक वेरिएबल के, किसी भी वेरिएबल के ज़रिए हम इसको मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फंक्शन को। ये तीनों तरीकों से ही किए जा सकते हैं। अब ये जो फंक्शन दिया है ये 4 वेरिएबल का है, और वो कहता है कि ये 1 3 4 11 12 13 14 15 इन पे 1 है, ठीक है। और इसको, ये 3 ABC हमने इधर अप्लाई कर दिए हैं, और बाकी जो हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा रह गया है, ABC यहाँ पे और D उधर अप्लाई करेंगे। एक तो ये तरीका है कि हम ये देखते जाएं कि ये 0 के लिए क्या है, F के ऊपर D आएगा, ठीक है, और फिर इसके लिए भी D आ जाएगा, इनके लिए FD कंप्लीमेंट है, इनके लिए F0 है, इनके लिए भी F0 है, और इनके लिए FD के इक्वल है, इसके लिए F1 है और इनके लिए भी F1 है। तो वो हम जो यहाँ से दो दो करके हमें यहाँ से टेबल से मिल रहा है, वो सारे के सारे ये जो हैं ये एज इट इज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो भी हम कर रहे थे उसी तरीके से ही करें, कि मसलन ये जो फंक्शन है 0 1 3 4 8 9 15, तो ये हम लिख लेंगे
0 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 जो हैं उनमें ए का कम्प्लीमेंट होता है, और 8 9 10 11 12 13 14 15 इनमें आखिरी जो 8 होते हैं उनमें ए होता है। तो जो 0 1 3 4 दिए हैं, 0 1 3 4 उनको सर्कल किया, उसके बाद 8 9 15, तो ये 8 9 और 15 सर्कल हो गए। अब जिनमें दोनों में सर्कल होगा वो 1 आएगा, तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। जब दोनों में सर्कल नहीं होगा तो वो 0 आएगा, और ऊपर वाला अगर सर्कल है तो ए का कम्प्लीमेंट नीचे लिखा जाएगा, ये भी ऊपर वाला सर्कल है कि कम्प्लीमेंट दोनों ही नहीं है 0, दोनों ही नहीं है 0, और यहाँ पे नीचे वाला है 15 सर्कल है तो इसके सामने हम ए लिखेंगे। तो ये 1 1 0 ए कम्प्लीमेंट 0 0 ए जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि 1 कहाँ कहाँ पे है, आई नाट और I1 पे, तो ये इन दोनों पे 1 अप्लाई कर दिया है, और 0 जो है वो 2 पे और 5 और 6 पे है, तो ये 2 पे और 5 6 पे हमने 0 अप्लाई कर दिया। उसके बाद ए जो है वो 15 पे है, तो ये सॉरी ए I7 पे अप्लाई करना है, तो I7 पे अप्लाई कर दिया, और बाकी जो ए कम्प्लीमेंट है वो 3 और 4 पे हैं, तो यहाँ से इन्वर्टर लगा के ए का कम्प्लीमेंट बनाया है, और I3 और I4 पे हमने वो इन्वर्टर के बाद जो ए का कम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और बी सी और डी जो है वो इस तरह से इस पे सिलेक्टर्स पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीप्लेक्सर के जरिए आप फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप छोटे मल्टीप्लेक्सर हैं और उनके ज़रिए आप एक बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए क्या करते हैं आप कि ये जो सेलेक्टर्स हैं आपके S0 और S1, ये सेलेक्टर जो हैं इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, और ये जो S2 है ये आगे 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर को इनेबल या डिसेबल करेगा, क्योंकि जो पहली जो 4 लाइनें हैं उनमें ये I0 ने इनेबल होना है, तो इसलिए जब S2 पे 0 होगा तो ये I0 इनेबल हो जाएगा, और जब S2 पे 1 होगा तो ये I1 इनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल से हमें पता चलता है। अगर ये पिछला जो टेबल है इसको अगर आप देखें, ये वाला जो टेबल है इसमें अगर आप देखो तो पहली जो 4 लाइनें हैं उसमें, पहले जो 4 हैं उसमें ऊपर वाले 4 इनेबल होते हैं। जब आप तो 0 के जरिए आप ऊपर वाले 4 इनेबल कर लोगे, और 1 के जरिए नीचे वाले 4 इनेबल कर लोगे। तो जब आप यहाँ S2 पे जब आप यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, ये इनेबल होगा, और जब आप यहाँ पे 1 अप्लाई करोगे ये 0 पे इनेबल होगा ऊपर वाली लाइन, और 1 पे ये इनेबल होगी। तो जब 0 अप्लाई करेंगे S2 पे तो ऊपर वाली चारों लाइनें जो हैं वो आउटपुट Y के साथ कनेक्ट होंगी, और जब S2 पे आप 1 अप्लाई करोगे तो नीचे वाली चारों लाइनें जो हैं वो आउटपुट Y के साथ कनेक्ट होंगी। तो इस तरह से आप 2 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर यूज करते हुए एक 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे 0 0 अप्लाई करोगे तो I0 ये इसके साथ और ये इसके साथ कनेक्ट होगा, लेकिन अब इन दोनों Y में से कौन सा कनेक्ट होता है वो डिपेंड करेगा कि आपने S2 पे क्या अप्लाई किया है। जब आप इस पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला आगे कनेक्ट हो जाएगा, और जब इस पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला I0 जो है वो Y के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये दोबारा से बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे 0 0 अप्लाई करते हैं इन दोनों सिलेक्टर्स पे, तो ये I0 इस Y के साथ और ये I0 इसके साथ कनेक्ट होगा। अब इन दोनों Y में से इस Y के साथ कौन सा कनेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप S2 पे क्या अप्लाई करेंगे। अगर आप S2 पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला कनेक्ट हो जाएगा ये, और अगर आप यहाँ पे भी 0 अप्लाई करते हैं तो ये ऊपर वाला कनेक्ट हो जाएगा इस Y के साथ। आगे डी मल्टीप्लेक्सर है। डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक लाइन से ज़्यादा लाइनों पे डेटा ट्रांसफ़र करता है। ये मल्टीप्लेक्सर का उल्ट होता है। मल्टीप्लेक्सर में ज़्यादा इनपुट लाइंस होती हैं और एक आउटपुट, इसमें इनपुट एक होती है और आउटपुट जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो इसके अगर आप मल्टीप्लेक्सर का सर्किट देखें जो उसने शुरू में बनाया था, ये वाला, इसमें क्या होता है कि आपको 4 इनपुट लाइंस जो होती हैं, ये वाली 4 इनपुट लाइंस, उसको आप एक लाइन पे ट्रांसफ़र करते हैं।
तो 4 इनपुट लाइंस को आप एक लाइन पे आउटपुट पे ट्रांसफ़र करते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, इनपुट एक होगी, तो आप क्या करेंगे, इन चारों इनपुट्स को कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन कर देंगे तो इनपुट एक हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी, और ये आर गेट हटा देंगे। ये जो आर गेट है हटा देंगे तो आउटपुट 4 हो जाएंगे। इसको आप y0, y1, y2 और y3 कह लेंगे। तो इनपुट सारी कंबाइन करके आउटपुट का आर गेट हटा दें तो मल्टीप्लेक्सर ही डी मल्टीप्लेक्सर बन जाता है। तो आपके पास एक लाइन से डेटा ज़्यादा लाइनों पे राउट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप देखें वही किया है कि चारों इनपुट्स जो हैं उनको कंबाइन कर एक लाइन बना दी है, और आउटपुट पे यहाँ पे जो एक आर गेट लगा था उसको हटा दिया है, तो आउटपुट y0, y1, y2 और y3 हो गई है। तो ये डी मल्टीप्लेक्सर एक लाइन से इसके साथ कनेक्ट होता है, इसके साथ या इसके साथ, डिपेंड करेगा कि आपने सेलेक्टर्स पे क्या दिया है। 0 0 पे इसके साथ कनेक्ट होगा, 0 1 पे इसके साथ, 1 0 पे इसके साथ, और 1 1 पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डी मल्टीप्लेक्सर आगे, जैसे मैं एक्सचेंज की एग्जांपल दे रहा था कि इंटरसिटी जो लाइनें हैं वो कम होती हैं, तो इंटरसिटी लाइनें यूज़ करने के लिए मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए जाते हैं। और जो मसलन आपने अगर यहाँ से इस्लामाबाद से कहीं कॉल की है, तो जो इस्लामाबाद की मेन एक्सचेंज है वो क्या करेगी कि वो इस लाइन पे वो आपकी कॉल डाल देगी, और आगे जाके जो वहाँ पे जो एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज पे आप ये कॉल जा रही है, वहाँ पे फिर दोबारा से वो राउट करेगी कि किस नंबर पे जाना है। तो नंबर किस तरह से राउट होते हैं, मसलन अगर आप देखो तो नंबर इस तरह से होता है ना, मसलन यूनिवर्सिटी का अगर है 92505280, तो इसमें ये जो है हर नंबर जो है वो एरिया डिफाइन कर रहा होता है। मतलब ये अगर आप 92 डायरेक्ट डायल करते हैं तो 92 जो है वो सरकारी नंबर है ना, ये एनटीसी जो इसकी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कारपोरेशन है वो सरकारी नंबर सारे डील करती है, उससे जाके कनेक्ट होगा। उसके बाद 5 जो है ये एक मेन रीजन को डिफाइन करेगा। इस्लामाबाद में मेन रीजन जहाँ पे ये सरकारी नंबर दिए हैं, जैसे ये मुख्तलिफ डिवाइड करके पोर्शन बनाए जाते हैं ना, जैसे ये सेक्टर हैं इस्लामाबाद में, इस तरह से कुछ सेक्टर जो हैं उनमें 5 होगा, कुछ ये वाला जो नंबर है ये 0 से लेके 9 तक है, तो 10 इसकी बेस पे हम डिवीजन्स कर सकते हैं ना। पिंडी इस्लामाबाद का जो सिटी हैं उनमें जो 10 मेन एरियाज बना सकते हैं। उसके बाद उन हर 10 जो एरियाज बनाए हैं उनमें से मज़ीद सब डिवीजन कर सकते हैं हम 10 की अगले नंबर के साथ। और फिर उसके बाद ये जो तो इस तरह से इन 2 नंबर्स के साथ हम पिंडी और इस्लामाबाद का जो दोनों शहर हैं उनको 100 डिफरेंट एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन 100 डिफरेंट एरियाज में हज़ार नंबर दिए हुए होंगे। तो ये 0 0 0 से लेके 999 तक 1000 नंबर जो हैं हर एरिया में दिए जाएंगे। तो ये उस एरिया की मज़ीद सब डिवीज़न इस नंबर से होती है। ये उन उन छोटे एरिया को मज़ीद 10 में डिवाइड करेगा, ये मज़ीद उसको 10 में डिवाइड करेगा, और हर एक में 10 आप आप नंबर दे सकते हैं 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बेस पे 10 लाइनें देख सकते हैं। तो आप इस्लामाबाद के ये जो 2 नंबर हैं 5 2, इनकी बेस में इस्लामाबाद पिंडी को 1000 सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे, और हर एक में हज़ार नंबर होंगे। तो इतनी लाइनें जो हैं वो सरकारी नंबरों की दी जा सकती हैं पिंडी और इस्लामाबाद में। इस तरह से बाकी आप देखते हैं कि उसमें चूंकि बाकी नंबरों में ये कोड भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनकी बेस पे बाकी जो एरियाज हैं वो यहाँ से डिवीजन होती है ना। पहले 10 ये करता है, उसके बाद मज़ीद 10 में ये करता है, मज़ीद 10 में ये करता है, मज़ीद 10 में ये करता है, 10 10 में डिवाइड करते जाते हैं। तो इस तरह से इतने नंबर जो हैं वो वहाँ पे दिए जा सकते हैं। 1 करोड़ नंबर दिया जा सकता है ये 7 डिजिट से पिंडी और इस्लामाबाद में टेलीफोन का। अच्छा, अब मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, ज़्यादा इनपुट लाइनों से डेटा एक लाइन पे राउट किया, और डीमल्टीप्लेक्सर ने एक लाइन से ज़्यादा लाइनों पे डेटा राउट किया। तो ये एक दूसरे के उलट हैं।
ये ज़्यादा लाइनों से एक लाइन पे और ये एक लाइन पे ज़्यादा लाइनों पे कन्वर्ट करता है। जैसे इनकोडर और डिकोडर एक दूसरे का उलट काम करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर भी एक दूसरे का उलट काम करते हैं। तो इन दोनों में ये सिलेक्टर जो हैं उनकी बेस पे कौन सी इनपुट आगे आएगी वो सिंगल लाइन पे जाएगी, और फिर ये किस पे जानी है वो इन सिलेक्टर पे बेस करेगी कि किस आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। अच्छा, अब डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो एक ही तरह काम करते हैं। फ़र्क क्या होता है? डिकोडर में हमने कहा था कि अगर इनेबल वाली इनपुट हम यूज़ कर लें तो उससे क्या होगा, ये सारा सर्किट इनेबल या डिसेबल होगा। तो ये जो है इनपुट 0 0 पे ये 1 ऑन होगी, 0 1 पे ये होगी, 1 0 पे ये, 1 1 पे ये, ठीक है। और अब अगर हम इनेबल और इनपुट्स का रोल चेंज कर दें कि ये जो इनपुट्स हैं इनको हम सिलेक्टर पे अप्लाई कर, ये सिलेक्टर बना दें ये वाले, और ये जो इनेबल है इसको हम इनपुट बना दें, तो एक लाइन से ज़्यादा लाइनों पे डेटा राउट करने वाला डी मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। अगर हम इनेबल और इनपुट्स का रोल चेंज कर दें, इनपुट्स को सिलेक्टर बना दें और इनेबल को इनपुट बना दें, तो हमारा जो डिकोडर है वो एज ए डी मल्टीप्लेक्सर काम कर सकता है। ये उसका टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि इसमें डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि एक लाइन जो है उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट करना होता है इन सिलेक्टर्स के जरिए। ये सिलेक्टर 0 1 2 और 3 की बेस पे y0 y1 y2 और y3 के साथ आई कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और डिकोडर ने क्या करना होता है कि इनेबल पे 0 होगा तो सारी आउटपुट 0 होंगी, इनेबल पे 1 होगा तो वो 0 1 2 और 3 की बेस पे आउटपुट जो है वो y1 के साथ कनेक्ट होगी। तो ये अब आई जो है वो इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है या इस पे जाना है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जब आप ई को एज ए इनपुट यूज़ करोगे तो ये जो इनपुट 1 है ये सारी आउटपुट पे जा रही होंगी, और ये आप एज ए सेलेक्टर जब यूज़ कर लेंगे तो यही जो डिकोडर है वो आपका डी मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। अगर आपके पास दो डिकोडर हैं इस तरह से 3/8 के, और उनसे आप जो है वो 4 to 16 बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहला जो है उसको आप इस चौथी जो बिट है वो आपको पता है कि ऊपर वाली 8 जो है वो 0 होती हैं, नीचे वाली 1 होती है। तो 0 के लिए आप यहाँ पे जब आप 0 अप्लाई करेंगे ये इन्वर्टर इसको इनेबल कर देगा। तो ये पहली जो 8 हैं उनके लिए ये 0 से लेकर 7 तक आउटपुट्स आएंगी, और जब आप यहाँ 1 अप्लाई करेंगे W पे तो उससे ये डिसेबल हो जाएगा, इनकी आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, 0 आएगा। और ये जो 1 है इसको इनेबल कर देगा, तो अगली जो 8 आउटपुट्स हैं जो D8 से लेके D15 तक वो इनेबल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो चौथी इनपुट है इसको आप इनेबल के ज़रिए दोनों इनेबल्स को यूज़ करते हुए आप डिकोडर की रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 3 to 8 था, आप इसको इनेबल को यूज़ करते हुए 4 to 16 डिकोडर बना सकते हैं। 4 to 16 डिकोडर कंस्ट्रक्टेड विद 3/8 डिकोडर। ये 5-2 एग्जाम्पल है। कहता है डिज़ाइन ए BCD टू डेसिमल डिकोडर। इनपुट BCD है और आउटपुट जो है वो डेसिमल, मतलब 0 से लेके 9 तक इसकी 10 इनपुट्स होंगी, और सॉरी 4 इनपुट्स होंगी BCD की फॉर्म में जहाँ पे आप इनपुट अप्लाई करेंगे, और उसकी 10 आउटपुट्स होंगी। तो इसका जो टेबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि आप देखें ना कि जो हर एक इनपुट है BCD की फॉर्म में वो 0 0 0 से लेके 9 तक होगी। तो 0 के लिए सिर्फ अगर आप 0 पे सिर्फ ये ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ होंगे। इस तरह से 1 के लिए सिर्फ यहाँ 1 आएगा, बाकी सारे D0 हो जाएंगे, और 2 के लिए यहाँ 1 आएगा, बाकी सारे D0 हो जाएंगे। 2 के लिए यहाँ, 3 के लिए यहाँ, 4 5 6 7। तो इनमें ये जो D हैं इनमें से एट ए टाइम सिर्फ एक D ऑन होगा जिसकी BCD आपने इनपुट पे दी। तो फिर आपको 10 मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही मैप में ये डाल लेंगे और आप
सिंप्लीफिकेशन इनकी, क्योंकि बाकी सारे डी ज़ीरो होने हैं, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी अगर ये किसी एक्स के साथ कंबाइन होकर अपना ग्रुप बना सकते हैं। तो डी नाट को अगर आप देखें तो ये किसी एक्स, ये 6 हैं आखिरी, ये 6 एक्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि बीसीडी में 0 से लेके 9 तक की बाइनरी होती है, 10 से लेके 15 तक आखिरी जो 6 कॉम्बिनेशन है वो बीसीडी में नहीं आते, उनको हम डोंट केयर कंडीशन के तौर पे ले लेते हैं। तो अब आखिरी जो 6 कॉम्बिनेशन उनको डोंट केयर कंडीशन लिया। अब ये जो डी नाट है ये किसी एक्स के साथ कंबाइन नहीं होता, डी वन भी कंबाइन नहीं होता, इसलिए डी नाट और डी वन के जो मिन टर्म्स आती हैं वो किसी, उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। डी थ्री इस एक्स के साथ कंबाइन हो सकता है, डी टू इस एक्स के साथ कंबाइन हो सकता है, 4 इसके साथ हो सकता है, 5 इसके साथ, 7 इसके साथ, 6 इसके साथ, 8 जो है वो इस x के साथ और इन दोनों x के साथ मिलके 4 का ग्रुप बना सकता है, और 9 जो है, 8 जो है वो इसके साथ और इन दो के साथ मिलके 4 का ग्रुप बना सकता है, और 9 जो है वो भी इस तरह इन तीनों x के साथ मिलके 4 का ग्रुप बना सकता है। 8 और 9 दोनों के सूरत में, दोनों के केस में, 8 और 9 दोनों के केस में 4 का ग्रुप बन रहा है, इसलिए दो वेरिएबल कम हो जाएंगे। बाकी डी नाट और डी वन की सूरत में कोई वेरिएबल कम नहीं होगा, और डी टू से लेकर डी सेवन में एक वेरिएबल कम होगा। इसको अगर आप सर्किट में देखें, फिगर में मैं आपको बता रहा था कि टेबल में कि D8 और D9 जो है, D8 और D9 में दो वेरिएबल कम हो जाएंगे, इसलिए आप देख रहे हैं इनकी दो इनपुट्स हैं। D2 से लेके D7 तक एक वेरिएबल कम होगा, इनकी तीन इनपुट्स हैं। D0 और D1 किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, उनमें सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, उनके चार ही इनपुट्स होंगी। तो ये उनके एक्सप्रेशन आ जाएंगे सिंप्लीफाइड। अब इसमें आखिरी जो 6 डोंट केयर कंडीशन हमने यूज़ की हैं, उनसे क्या होगा कि वो जो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 जो आखिरी जो 6 जिनको डोंट केयर कंडीशन के तौर पे यूज़ किया था, उसमें 10 की बाइनरी में आप अगर देखें तो जब आप चारों को देखते हैं, इनको तीनों को तो इसमें ये 1 है, या यहाँ पे जब W1 है तो उसके साथ ये 1 होता है या 0 होता है। तो अब इसमें दो नंबर्स की बाइनरी आ जाती है ना, क्योंकि अगर आप देखो तो जो 10 है उसमें 10 और 8 अगर आप ऊपर देखें सर्किट में, टू और 8, ये 2 जो है इसमें x कम्प्लीमेंट y और z कम्प्लीमेंट आ रहा है, और इसमें w और z कम्प्लीमेंट आ रहा है कि जब w पे 1 होगा और z पे 0 होगा तो 8 ऑन हो जाएगा, और 2 में जब 0, 1, 0 आखिरी जो 3 है, आखिरी तीनों की सूरत में D2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से जिसका भी कम्बिनेशन बन रहा होगा वो ऑन हो जाएगा, और आखिरी जो हमारे पास W वाली बिट है वो W की सूरत में या D8 ऑन होगा या D9। D8 कब ऑन होगा जब W 1 होगा और Z 0 होगा, D9 कब ऑन होगा जब W और Z दोनों ही 1 होंगे। तो अब इस टेबल में ये W और Z जब ये 1 है और ये 0 है तो इसकी वजह से 8 ऑन हो जाएगा, और ये 0, 1, 0, 2 की जो बाइनरी है इसकी वजह से 2 ऑन हो जाएगा। अब ये 3 की बाइनरी है तो 3 ऑन हो जाएगा, ये 4 की बाइनरी है 4 ऑन हो जाएगा, 5 की बाइनरी है 5 ऑन हो जाएगा, ये 6 की बाइनरी है तीनों तो ये 6 ऑन हो जाएगा, 7 की बाइनरी है 7 ऑन हो जाएगा। अब D8 कब ऑन होगा जब यहाँ 1 और यहाँ 0 होगा, और जब यहाँ 1 और दोनों ही 1 होंगे, ये वाला W और Z 1 होगा तो 9 ऑन हो जाएगा। 1, 0, 8 ऑन हुआ, 1 और 1 9 ऑन हुआ, फिर 1 और 0 8 ऑन हुआ, 1 और 1 9। अब इन आखिरी जो डोंट केयर कंडीशन दी हैं उन सब के केस में अगर उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप देंगे तो दो आउटपुट 1 हो जाएंगी। एक जैसे ये देख रहे हैं D2 और D8 हो गई, D3 और D9 हो गई, फिर D4 और D8, D5 और D9 हो गई। तो हर सूरत में दो आउटपुट्स ऑन हो जाती हैं। तो जब दो आउटपुट्स ऑन हो जाएंगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो सर्किट हमने बनाया था BCD टू डेसिमल कन्वर्टर, उसमें हमने जो इनपुट दी है BCD नहीं है, बल्कि आखिरी जो 6 कॉम्बिनेशन ये 10 से लेके 15 वाले हैं, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन दे दिया है जिसकी वजह से दो आउटपुट ऑन हो गई हैं। अगर हम पहले 0 से लेके 9 तक के जो कॉम्बिनेशन है उनमें से कोई एक देंगे तो सिर्फ एक आउटपुट ऑन होगी, और दो आउटपुट ऑन होने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऑन है, और कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है वो डिपेंड करेगा कि इनमें से अगर D2 और D8 ऑन होते हैं तो 10 है, D3 और D9 ऑन होते हैं तो 11 है, D4 और D8 ऑन होते हैं तो 12 हैं।
तो इन दोनों का मिला के आप देख लेंगे कि टोटल कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, उसकी यहाँ पे वो बन जाएगी। ये देखे ना, D2 और D8 10 हो गया, और 11 के लिए क्या होगा, D3 और D9, ये दोनों ऑन हो जाएंगे। इस तरह से दो आउटपुट ऑन होने से हमें ये पता चल जाएगा इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, और वो कौन सा है वो डिपेंड करेगा कि ये जो आखिरी 3 बिट्स किसकी हैं। आखिरी 3 से जो है वो D2 से लेके D7 तक ऑन होगा, और ये जो W और Z है उनसे 1 0 होने की वजह से 8 ऑन होगा, और 1 1 होने की वजह से 9 ऑन हो जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने पहले 26 करने हैं, उनमें से आपने पहले 26 प्रॉब्लम इसके करने हैं, उनमें से पांचवें का और छठे का बी पार्ट नहीं करेंगे। पांचवें और छठे का बी पार्ट नहीं करेंगे, पहले 26 प्रॉब्लम्स करने हैं पांचवें चैप्टर के।